गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संज्ञा चैप्टर। संज्ञा चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ही नहीं जो बिना संज्ञा से क्वेश्चन पूछे आगे बढ़ जाए। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो इम्पोर्टेंट है ही, एकेडमिक वालों के लिए भी संज्ञा जरूरी होता है। तो दोस्तों, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों को जो बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संज्ञा अर्थों के आधार पर 5 प्रकार के, अर्थों के आधार पर 5 प्रकार क्या होता है और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों, एक एक करके सबको हम देखते हैं। जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी पर्सन का, जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी नदी का नाम, किसी सिटी का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, किसी प्रदेश का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी महाद्वीप का नाम हो, किसी त्योहार का नाम हो, किसी सप्ताहों का नाम हो, किसी मंथों का नाम हो, मतलब किसी का भी पर्टिकुलर अगर नेम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये नेम तुलसीदास है। तुलसीदास किसी आदमी का नाम ही है, किसी पर्सन का नेम है। तुलसीदास, कालिदास, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब एक नेम है और नेम को क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा है, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, सरयू, ये सब नदी है ना। नदियों का स्पेशल जब नेम ले लिया जाता है तब क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस्ती, बस्ती एक सिटी है, एक सिटी के उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो ये एक नाम ही तो बता रहा है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, अगर पर्वत कहा जाता तो पर्वत व्यक्तिवाचक में नहीं होता। पर्वत के एक स्पेशल कर दिया जाएगा, हिमालय की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी वस्तु हो, स्थान हो, प्लेस हो, उसके नाम को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर प्रदेश कहा जाता तब व्यक्तिवाचक नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल बोल दिया गया, इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक। भारत है, भारत है, किसी भी देश का नाम ले लिया जाएगा वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। कोई भी महाद्वीप का नाम लिया जाएगा वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे एशिया हो गया। होली, किसी भी त्योहार का नाम ले, होली, दीपावली, तो किस में आ जाएगा? ये आ जाए आपका व्यक्तिवाचक। किसी मंथ का नाम व्यक्तिवाचक में ही आएगा। अब आते हैं जातवाचक। जातवाचक क्या करती है? ये पूरे अपनी जात का ही बोध करा देती है, ज्ञान कराएगी। जैसे गाय है, गाय अगर हम बोल देते हैं तो गाय पूरे वर्ल्ड में जितने भी हो गया सबका ये क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि सबके बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं कहा गया कि काली गाय या सफेद गाय या छोटी गाय, बड़ी गाय, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, केवल गाय बोला गया। यानी गाय कि चाहे जो वर्ड में चाहे जो गाय होगी सबके बारे में बता रहा है, यानी पूरे अपनी जात के बारे में बता दे रहा है। जैसे ये क्या है? घोड़ा है। घोड़ा भी कोई रेस वाला घोड़ा होगा, कोई अदर घोड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? जातवाचक। जैसे अगर यहीं पर गाय मान लेते हैं, गाय ही है, गाय अगर हम बोल देते हैं कि कामधेनु गाय तो स्पेशल हो जाता, तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन ये पूरे पूरे किसको बता रहा है? पूरे गाय के बोध करा रहा, इसलिए जातवाचक। जैसे तुलसीदास है, तुलसीदास के जगह पर अगर हम इनको बोल देते कवि, तो कवि पूरे कवियों की बोध करा देता, तो वो जातवाचक में हो जाता। बस तुलसीदास कह रहा, तुलसीदास किसी एक पर्टिकुलर नेम की बात कर रहा है, तब व्यक्तिवाचक। यानी दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आप लोग को। कि अब देखिए गंगा जैसे है, गंगा स्पेशल बोल दिया गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर नदी की बात हो जाती इसमें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? अगर हम नदी इसमें कर दें तो ये हो जाएगा जातवाचक, क्योंकि पूरी नदी जात का हमको ज्ञान करा रहा है। तो जातवाचक क्या होता है? पूरे अपनी जात का ही बोध करा देगा। जैसे आम है, तो आम है तो केवल आम बोल दिया तो ये पूरे जात का बोध करा रहा। अगर इसमें दशहरी बोल देता, दशहरियां, तो व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, चौसा बोल दे व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पेशल नाम बता देगा तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और अगर स्पेशल नाम ना बता के
पूरे अपने ग्रुप को ही बता दे तो उसे क्या बोलेंगे, जातवाचक बोलेंगे। जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो ये सब अगर हम राज्यपाल कह दिए तो राज्यपाल भूतपूर्व राज्यपाल थे, यहाँ के राज्यपाल यानी कि उत्तर प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के, कहीं के हम राज्यपाल ले सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल बोल दिया जाए कि आनंदीबेन पटेल, ठीक है, राज्यपाल, तो एक स्पेशल नाम हो जाएगा, ये हो जाएंगी तो व्यक्तिवाचक में। बट अगर केवल राज्यपाल कहा जाएगा तो राज्यपाल में बहुत सारे राज्यपाल हैं, कई सभी स्टेटों के राज्यपाल आ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका जातवाचक में। अब आता है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, ये समूह का ही बोध करा देता है। जैसे ये दल है, दल किसी एक पर्सन से नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग जब सम्मिलित होंगे उसमें, उसी को दल कहा जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, सभा। सभा भी किसी एक पर्सन से नहीं बनता, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तभी सभा कहा जाता है। यानी कि पूरा कई लोगों का ग्रुप को ही, कई लोगों के समूह को ही, कई लोग जब इकट्ठा होते हैं उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे। सेना है, देखिए किसी एक सेना की बात नहीं हो रही है, अगर एक सेना को हम सोल्जर बोल देंगे, सिपाही सैनिक बोल देंगे। बट अगर कई सारे सैनिक एक साथ हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। पुलिस देखते होंगे, पुलिस किसी एक, अगर बहुत सारे लोग आ जाएं पुलिस डिपार्टमेंट के जो होते हैं तो उसको हम पुलिस ही बोलते हैं, ना कि और कुछ बोलेंगे। तो कई सारे ग्रुप को, मतलब कई लोगों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पुलिस। कक्षा में कोई एक स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कक्षा। टीम में भी जैसे हम मान लेते हैं इंडियन टीम ले लें तो कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन केवल टीम ही बोला जाता है उसको। तो ये पूरे ग्रुप का बोध कराता है। गिरोह में भी बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड जानते हैं, झुंड तो होता है ना कि झुंड बना के जा रहे हैं, तो कई सारे लोग होंगे तो उसे समूहवाचक कहेंगे। आयोग में बहुत सारे लोग होंगे। परिवार अगर ले लिया जाए, परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हम परिवार के किसी एक पर्सन का नाम बताएं तो वो आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। बट पूरे परिवार को हम अगर बोल देते हैं तो किस में जाएगा, समूहवाचक में। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराए, धातु या द्रव्य का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे पानी, घी, दूध, दही, तेल, पीतल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। और पानी, दूध, दही ये सब द्रव्य हैं। तो द्रव्य धातु का जो बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या करता है, ऐसी संज्ञा जो किसी गुण, अवस्था, भाव, क्रिया, किसका, गुण का, अवस्था का, भाव का, क्रिया का, भावनाएं का, माप का, इन सभी का ज्ञान कराता है, तो उसे क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे गुण क्या है, गुण कुशाग्रता, चतुराई। कुशाग्रता मतलब बहुत ही कुशाग्र है, चतुराई बहुत चतुर है, सुंदर, काला, गोरा, ये सब उनके गुण में चला जाएगा। ये सब गुण ही तो बताएगा, तो किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका अवस्था। जैसे अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये सब अवस्थाएं बताते हैं मनुष्य के। फिर आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या जाता है आपका, मित्रता, शत्रुता, मधुरता, कठोरता, ठीक है, ये भाव बताते हैं। उसके बाद क्रिया, क्रिया मतलब काम करना, तो पढ़ाई लिखाई ये भी भाववाचक में आएगा। भावनाएं जैसे करुण, क्षोभ, दया, जैसे रस होते हैं ना, हमारे अंदर सब कुछ विद्यमान है, जैसी कंडीशन होती है वैसा संचार होता रहता है रस का। तो ऐसे भावनाएं हैं, तो करुण रस, दया, कभी कभी किसी पे करुणा आ जाएगी, किसी पे दया, किसी कभी क्षोभ आता है, किसी पे प्रसन्नता हो जाती है देख के, तो ये सब क्या भावनाएं होती हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माप जैसे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किसी का मेजरमेंट करना हो तो किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा दो प्रकार के, संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार जो है उनके नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में हमने आप जाना। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लोग कंफ्यूज होते हैं, गलत भी करते हैं। रूढ़ क्या होता है, रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं, रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनको अगर हम उन शब्दों को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे ये कृष्ण है, ये क्या है, ये कृष्ण लिखा गया है, तो कृष्ण को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, रूढ़ हो गया। आम मानते हैं लिखा गया हो, आम लिखा गया हो,
आम है, मान लेते हैं आम ही वहां है, तो आम को अगर हम अलग कर देते हैं आ प्लस मा, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। तो जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या बोलेंगे हम? रूढ़। यमुना हो गया, यमुना को क्या तोड़ेंगे? यमुना को अगर आप सब अलग कर दीजिए या प्लस मुना कर दीजिए तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा ना, कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसे रूढ़ कहेंगे, लेकिन कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए रूढ़ सब हाथ, पैर, घर ये सब हैं जो। तो अगर हाथ को आप अलग करते हैं तब भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा, पैर को आप अलग करते हैं इसको तब भी कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब जिसका ऐसे शब्द जिसको उनका विग्रह किया जाए, तोड़ा जाए, कुछ सार्थक अर्थ ना निकले, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। यौगिक, यौगिक देखिए इसको तोड़ सकते हैं और इसका सार्थक अर्थ भी निकलेगा। जैसे ये रसोई घर है, तो रसोई घर को आप रसोई प्लस घर कर सकते हैं, रसोई प्लस क्या कर सकते हैं? घर कर सकते हैं, तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए क्या होगा? यौगिक। यौगिक वे शब्द होते हैं जिनके शब्दों को अगर हम तोड़ें तो वो दो या दो से अधिक शब्दों में टूट भी जाएंगे और उनका एक सार्थक अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, जैसे हिमालय, हिम धन आलय, तो हिम क्या हो गया? हिम हो गया बर्फ, आलय में शिखर, यानी दोनों का अर्थ निकल रहा ना कि दोनों, हिम का अपना एक अलग अर्थ है, आलय का अपना एक अलग अर्थ है। पाठशाला है तो पाठ प्लस शाला, पाठ का अपना एक अलग अर्थ मिल रहा है, शाला का एक अर्थ, एक अलग अर्थ निकल रहा है। यानी यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका हम उनका विग्रह करते हैं तो एक अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में देखेंगे आप तो इसको योग रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका हम अलग करें तो दोनों का अर्थ निकलेगा, लेकिन ये किसी और की ओर प्रधानता चला जाएगा। जैसे पंकज है ना, ये जैसे पंकज लिखा गया है, पंक प्लस जा, तो पंक प्लस कज, पंक में कीचड़, ठीक, पंक में कीचड़, और ये हो जाएगा जल में उत्पन्न होने वाला, यानी पंक में हो गया कीचड़। देखिए, हाँ, पंक में हो गया कीचड़ प्लस जा, ठीक है। तो पंक में कीचड़, जा में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कमल। तो ये देखिए, पंक में जन्म लेने वाला पंकज हुआ, तो इसको, इसका जब साफ अर्थ निकालना है तो इसका मीस निकल के आता है, ये कमल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यानी योग रूढ़ में इसका संविच्छेद तो होगा, लेकिन किसी तीसरे की ओर प्रधानता हो जाएगी। जैसे नीलकंठ है तो नील प्लस कंठ, इसको हम अगर तोड़ेंगे नील प्लस कंठ, तो इसका भी देखिए अर्थ तो निकलेगा, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल जाएगा। नील प्लस कंठ, नील में हो गया नीला और कंठ में हो गया कंठ, ये कंठ, और ये किसको बोला जाता है? शंकर भगवान को। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका दो या दो से अधिक पार्टों में तोड़ेंगे उनका अर्थ भी निकलेगा, लेकिन जिन शब्दों से मिलके बना होता है उसका ना किसी तीसरे की ओर प्रधानता चली जाएगी। यानी कि हम एक शब्दों में कह सकते हैं बहुव्रीहि समास जितने होते हैं उसको हम योग रूढ़ समास, योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा संज्ञा के बारे में शॉर्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।